नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां पर हम आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं और उन पर वीडियो लेकर के आते हैं। हमारे चैनल का मेन मोटिव यही रहता है कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखी जाए, चाहे वो किसी भी चीज़ से, किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आने वाली वैकेंसी के बारे में हो। आज एक बार फिर इसी सीक्वेंस में हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि आज का जो वीडियो है वो EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से रिलेटेड है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS के अंदर टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसीज आई हैं, तो आज हम उसी के नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट सबमिट करने की कब है, इसकी फीस ऑफ एग्जामिनेशन कितना है, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है EMRS के लिए भरा जाने वाला है। EMRS एक्चुअली है क्या, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को EMRS के बारे में नहीं पता। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, जब हम इस फॉर्म को भरेंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन लोग भर सकते हैं, कितनी फ़ीस है, ये सारी चीज़ें आज के इस चीज़ में, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन किस तरीके से होना है, ये सारी चीज़ों को आज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको सारी चीज़ें पता लगेगी। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर भेज सकते हैं। हमने DSSB से रिलेटेड, केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस हम अपने चैनल पर लेकर के आते हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है। और हाँ, उन कैंडिडेट से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ये चीज़ें कहना नहीं पड़ता है। जब आप यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूब चैनल पर आते हैं और आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ से कुछ देखते हैं, सीखते हैं, तो आपको ये काम तो समझते हो ना, हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब अपने नोटिफिकेशन को हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि आज का जो ये वीडियो है वो EMRS के ऊपर होने वाला है, EMRS के अंदर आई हुई वैकेंसी के ऊपर होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोगो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का। ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं ना, ये जनरली क्या होते हैं, ट्राइबल रीजन्स के अंदर होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर होते हैं। और ये वाले जो स्कूल होते हैं ना, रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, ये बिल्कुल एकदम नवोदय स्कूल जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय चलते हैं, ठीक उसी की तरह ये रेजिडेंशियल स्कूल हैं और ट्राइबल रीजन्स के अंदर होते हैं और जनजातीय क्षेत्र के लिए ही ये स्कूल्स होते हैं। जो शेड्यूल ट्राइबल बेल्ट होती है उन एरियाज़ में शेड्यूल ट्राइबल पीपल के लिए ही, उनके बच्चों के लिए 6 से 12 तक के रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। सारी एमेनिटीज़ वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया उन बच्चों को कराई जाती है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये काम करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं जो भी इंफॉर्मेशन, बुलेटिन है, गाइडलाइंस है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, NESTS, नेस्ट बोलते हैं, ये है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जिनके लिए ये एक्चुअली यही वो सोसाइटी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, EMRS का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो ये आपका इंडेक्स हो गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट की डिस्कस कर लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट यानी कि नेस्ट्स, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के अंतर्गत क्या इस्टेब्लिश की गई थी। और ये ही EMRS के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या कर रही है, इंडियन सिटीजन्स के लिए एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेकर के आई है, जो कि डायरेक्ट बेसिस पे EMRS स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल्स, PGT टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA एंड लैब अटेंडेंट या लैब असिस्टेंट, इनकी वैकेंसी। तो इसमें टीचिंग में PGT एंड प्रिंसिपल्स और नॉन टीचिंग में अकाउंटेंट, JSA एंड लैब असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पर आई है और नेस्ट इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। अगर मैं EMRS की बात करूँ, EMRS जो है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो कि इस्टेब्लिश किए गए हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है क्लास 6 से क्लास 12 तक के उन स्टूडेंट्स को एक क्वालिटिव एजुकेशन प्रोवाइड करना जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
ये स्कूल्स जो होते हैं जनरली हर एक ब्लॉक लेवल पर उन एरियाज़ के अंदर होते हैं जो अ, जो ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अगर बात की जाए तो बॉयज़ के लिए सेपरेट पीजी और गर्ल्स के लिए एक सेपरेट हॉस्टल्स की फैसिलिटी होती है, और ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं जैसे कि जवाहर नवोदय के अंदर प्रोसेस होता है पूरा। अगर इनकी डिटेल लोकेशन और अमेनिटीज़ की बात की जाए तो आप इस emrs.tribal.gov.in पर जा करके आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। EMRS बीइंग फुल्ली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जो पूरी तरह से फुल्ली रेजिडेंशियल हैं, यहाँ पर जो टीचिंग नॉन टीचिंग प्रिंसिपल्स वाइस प्रिंसिपल जितना भी स्टाफ होता है वो सबको कैंपस के अंदर ही रह करके अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द व्हाट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो EMRS का एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट एडमिट कार्ड कब से आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। भाई इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो ये हैं, और इनकी जो डेट्स और फीस है वो यहाँ दी गई है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 31 जुलाई। दोस्तों अगर मैं इसकी बिगनिंग डेट की बात करूं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 29 जून से ऑनलाइन फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं। 29 जून 2023 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो गई है, भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं, और ये 31 जुलाई रात को 11:50 तक आप इस फॉर्म को लास्ट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी फ़ीस पेबल की बात करूं, ESC यानी कि EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, इसकी मैं फ़ीस की बात करूं कि एग्ज़ाम फ़ीस की कितनी होने वाली, एग्ज़ाम फ़ीस कैसे पे की जाएगी, तो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस को पे किया जाएगा। प्रिंसिपल के एग्ज़ाम के लिए अगर मैं बात करूँ तो 2000 रुपीज़ आपको पे करने हैं। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए के एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात करूँ तो 1500 रुपये पे होगी। ऑन ड्रोन टीचिंग के लिए बात करें तो 1000 रुपीज़ होगी। दोस्तों आई होप ये फीस स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। अगर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम नेस्ट वेबसाइट, मैंने जैसे कि बताया कि नेस्ट है जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है, इसकी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर ही जब आप जाओगे तो वहीं पे आपको एडमिट कार्ड्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहीं पे मिलेगी। वो अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर एडमिट कार्ड जनरेट होंगे, देन एग्ज़ाम होगा, देन रिजल्ट आएगा। इस तरह की किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नेस्ट की वेबसाइट्स पे कंटिन्यूसली रेगुलरली बेसिस पे क्या करना है, विजिट करते रहना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी कोई इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेट डिस्क्लोज नहीं की गई है। डेट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होना है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम फिक्स है। अगर मैं ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की बात करूं तो अगर मैं टीचिंग स्टाफ के एग्ज़ाम की बात करूं यानी कि PGT और प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होगा वो 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर का होगा, और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करूं तो 150 मिनट्स यानी कि 2.5 आवर का होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन कर दिया जाएगा, इंडिकेट कर दिया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इन्वाइटिंग चैलेंजेस ऑन नेस्ट वेबसाइट्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द नेस्ट वेबसाइट्स इन द ड्यू कोर्सेज की जो भी आंसर किए हैं क्वेश्चन पेपर का है उसको दिखा दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट ऑन नेस्ट वेबसाइट्स, ये भी आपकी वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और शेड्यूल फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली टू बी डिस्प्लेड ऑन द नेस्ट वेबसाइट। दोस्तों एक बात और केवल प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ही यहाँ पे इंटरव्यू है, बाकी PGT, अकाउंटेंट, JSA और लैब अटेंडेंट इनके लिए किसी इंटरव्यू की कोई व्यवस्था वो नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होना है। अच्छा एक बात और, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए वो क्या ज़रूरी है, कैंडिडेट्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन मोड। भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि कैंडिडेट्स केवल और केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इस एडवर्टाइज्ड वैकेंसी के अंदर। एप्लीकेशन फॉर्म इन अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, कैंडिडेट में अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट। कैंडिडेट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल है तो। लाइक मान लो वो PGT में अप्लाई करता है और उधर नॉन टीचिंग में भी अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। मान लो कोई TGT है वो प्रिंसिपल के लिए वैलिड है तो प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर सकता है और PGT के लिए भी अप्लाई कर सकता है, राइट, तो वो कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, SC ST PWBD कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWBD। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट्स
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SC ST और PWBD कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई फीस पे नहीं करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की। कैंडिडेट्स हैव टू फीस पे। अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग उसमें अप्लाई करता है तो उसको सबकी अलग अलग फ़ीस पे करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सेपरेट फ़ीस पे करनी है अगर वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करता है। कैंडिडेट फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करने से पहले, उसको फिल करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़े कैंडिडेट्स, ठीक है। सारी अदरवाइज उसका फॉर्म डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक उसमें होती है तो। कैंडिडेट्स ये इंश्योर करें कि जो भी इंफॉर्मेशन वो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एंटर कर रहा है वो फॉर्म के अंदर दी जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन एकदम से करेक्ट है। जैसे कि चाहे वो उसका नाम हो, कैंडिडेट का नेम हो, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिटेल हो, कैटेगरी, PWBD स्टेटस, एजुकेशनल, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, एक्सपीरियंस डिटेल विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो भी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट वहाँ देगा उसको फाइनल माना जाएगा। इसलिए कैंडिडेट का राइट है कि वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली क्या करें, करेक्ट भरे, इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट जो है, बाद में कैंडिडेट को किसी भी तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने या उससे चेंज करने की अनुमति नहीं देगा। डू नॉट एडिट, मॉडिफाई, ऑल्टर एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस अंडर एनी, किसी भी कीमत पे। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन दे जाने के बाद उसे एडिट, मॉडिफाई और चेंज नहीं किया जा सकता। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द इन्फॉर्मेशन देयर आफ्टर विल नॉट बी एंटरटेन्ड, देयर फॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू। इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्लेम एनी लाइबिलिटी दैट मे राइज टू द कैंडिडेट ड्यू टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम, हर, हिज, हर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है या वेरिएशंस होता है, ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट फाउंड इन हिंदी, द टेक्स्ट प्रोवाइड इन इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो इंग्लिश वाला वर्जन जो है वो उसको फाइनल माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है कैंडिडेट को अपना जो ईमेल एड्रेस है वो करेक्ट देना है, मोबाइल नंबर करेक्ट एंटर करना है, ताकि उसको जो कोई भी फ्यूचर में कम्युनिकेशन के लिए किसी भी तरह का कोई मेल, SMS जो है वो उसके करेक्ट नंबर पे भेजा जा सके। कैंडिडेट शैल अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट, शिफ्ट एंड टाइम। उसमें उसी का अपना रिस्क होगा, इसलिए टाइम से पहुँचे अपने एग्ज़ाम के दिन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल्स रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए कैंडिडेट अपनी मेल बॉक्स को चेक करता रहे और वेबसाइट को कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे विजिट करता रहे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स को क्या क्या अलाउड है एग्ज़ाम के अंदर, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। आप इस चीज़ को पढ़ लेना, ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, थर्ड चैप्टर है ये हमारे स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम जो ESSE है 2023। इसमें अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी कैंडिडेट के लिए जब कोई भी वैकेंसी आती है तो यही रहता है कि कितनी सीटें आई हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी। अगर मैं इसमें बात करूं कि नेस्ट इज़ कंडक्टिंग EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023 टू फिल अप वैकेंसीज ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन EMRSs, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। अगर मैं प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ की बात करूँ तो 303 है। PGT की बात करूँ तो 2266, यानी कि लगभग 2300 वैकेंसी यहाँ पर, 2250 वैकेंसी यहाँ पे है। अकाउंटेंट की 361, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JS यानी कि क्लर्क की वैकेंसी 759 है, लैब अटेंडेंट की 373 है और टोटल 4062 वैकेंसी हैं। तो EMRS के अंदर जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो लगभग 4000 से ज़्यादा आई हैं, मोर देन 4000 आई हैं। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसी है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या कर रखा है, कैटेगराइजेशन वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि किस कैटेगरी को कितनी स्पेसिफिक सीट मिली है। आप इस नोटिफिकेशन को देख लेना, पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। PGT के अलग ये प्रिंसिपल्स का कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स वैकेंसीज हैं। यहाँ पे PGT की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जिनके लिए बहुत कम मौके होते हैं उनको बहुत अच्छा मौका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 308 सीट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की लगभग 172 टोटल सीट्स यहाँ पे आई हैं। यहाँ भी कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए होंगे। अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ये कुछ एब्रीविएशन दिए गए हैं। अदर इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट एक तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, केवल इंडियन सिटीज़न ही इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज फॉर द पोस्ट इंक्लूडेड इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है वो टेंटेटिव है, उसको कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, रिजर्व्स द राइट टू फिल और नॉट टू फिल और पार्शियली फिल एनी ऑफ द अबव वैकेंसीज विदाउट असाइनिंग एनी। चलिए, कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट विल बी 31 जुलाई। ये सब जो है 31 जुलाई के बाद डिसाइड होगा कि क्या कट ऑफ होगा, क्या क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो भी एज रिलैक्सेशन है, एज लिमिट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एज पर नॉर्म्स होगा, एप्लीकेबल है, वो सब पूरी इंडिया ऑन ऑल इंडिया बेसिस विल बी फॉलोड। अच्छा, द रिटन टेस्ट विल बी फॉलोड बाई एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली। रिटन इंटरव्यू के बाद एक रिटन एग्जाम के बाद जो है OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि गोला भरने वाला ऑफलाइन पेपर जो होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 1:3 में कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 80% 20% का वेटेज यहाँ पे दिया गया है। 80% इंटरव्यू को और 20% आपके इंटरव्यू को दिया गया है। 80% आपके एग्ज़ाम को, रिटन एग्ज़ाम को, 20% आपके इंटरव्यू की बेसिस पे मेरिट बनेगी। पोस्ट वाइज वेट लिस्ट 10% ऑफ द कैंडिडेट्स इन द फाइनल पोस्ट मेरिट विल शैल बी मेंटेन्ड, ठीक है। PGT के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के बेसिस पे ही मेरिट बनेगी, OMR बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इन सब का भी कुछ इसी तरीके से ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है। कैंडिडेट्स एक बार इनको पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बात करते हैं पोस्ट डिटेल और उनके लेवल ऑफ पे की। प्रिंसिपल का जो लेवल पे मैट्रिक्स है वो लेवल 12 है और इतना यहाँ पे दिया गया है। ये आप कैंडिडेट देख लेना, क्योंकि ये जब सिलेक्ट हो जाते हैं तब ज़्यादा मैटर करता है, उससे पहले आप देख लो एक बार, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। भाई EMRS का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी स्कीम क्या है, उसका मोड क्या है, वो कैसे वो एग्ज़ाम होने वाला है। भाई अगर मैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम SC 2023 विल बी कंडक्टेड ओनली इन OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। भाई सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में जब पेपर ऑनलाइन का ज़माना है, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं, ये वाला पेपर जो है वो ऑफलाइन होने जा रहा है। पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है, OMR बेस्ड पेपर है। तो कैंडिडेट्स EMRS का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दोनों मोड में दिया होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ इन हिंदी एंड एज वेल एज इन इंग्लिश। फॉर द पोस्ट ऑफ PGT थर्ड लैंग्वेज द मीडियम ऑफ द टेस्ट फॉर पार्ट 5 डोमेन नॉलेज विल बी कंसर्न इन द थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। जो भी थर्ड लैंग्वेज होगी किसी का तो वो थर्ड लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में होगी। चलिए आगे एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, बात आती है स्कीम हो गया, ऑफलाइन मोड में होना है, दोनों मीडियम के अंदर एग्जामिन क्वेश्चन पेपर होगा आपका, और किसी का थर्ड लैंग्वेज है PGT का तो वो थर्ड लैंग्वेज में ही होगा। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिंसिपल के लिए। जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है? एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि MCQ बेस्ड होगा, 130 मार्क्स का होगा, एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड 20 मार्क्स होंगे। एक 130 मार्क्स प्लस 20 आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे तो 150 हो गए, प्लस जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, वो 40 नंबर का होगा, ठीक है। पार्ट 1 आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का होगा। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, टोटल 5 पार्ट होंगे। पार्ट 1 रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्पिटेंसी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड वो जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश 10-10 के आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस एज ऑन द नेक्स्ट वेबसाइट पे दिया गया है सिलेबस, वहाँ से देख लें। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एडमिनिस्ट्रेटर एंड फाइनेंस के आएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, 150 मार्क्स के हो गए। यह टेस्ट जो है 3 घंटे का होगा, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ टेस्ट इंडिविजुअली। हर किसी के कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, पूरे टाइम 3 घंटे का मिलेगा। पूरे टाइम में 3 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चन करने हैं। PGT की बात करें तो यहाँ भी 130 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। जनरल अवेयरनेस आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दोस्तों कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और आपका डोमेन नॉलेज
जो कोर सब्जेक्ट होगा आपका 75 + 5 + 5 80, ठीक है, 80 यहाँ से आएंगे। इस तरह से 130 का हो जाएगा। और जो पार्ट 6 है वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, इंग्लिश और हिंदी 10-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 20, तो इस तरह से 150 क्वेश्चन हो गए आपके। 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम होगा। फॉर ऑल सब्जेक्ट पीजीटी पार्ट 1 to पार्ट 4 एंड पार्ट 6 विल बी कॉमन, ठीक है, पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। वो जिस सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं, मान लो पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश का कोर सब्जेक्ट होगा, पीजीटी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री होगा, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस होगा, इस तरह से ये होगा। अकाउंटेंट का यहाँ पे दिया गया है, अकाउंटेंट का भी एग्जाम पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं, 130 मार्क्स का होना है, ठीक है। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। और ये 2.5 आवर का ये पेपर, 2.5 घंटे का पेपर ये होना है। 5 पार्ट आने हैं। जूनियर जेएसए में भी ठीक इसी तरह से होना है। सेकंड चेस, इसमें 2 स्टेज होंगी जेएसए के लिए। स्टेज 1 आपका रिटन एग्जाम है, जो कैंडिडेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो कैंडिडेट टाइप राइटिंग टेस्ट में जाएंगे, सेस्ट ऑन पीसी, ठीक है। 50 मार्क्स, पासिंग मार्क्स शैल बी 20, 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। उस टाइपिंग टेस्ट में से आपको 20 मार्क्स से स्कोर करना है क्वालिफाई करने के लिए। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द मेरिट शैल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2, जो कैंडिडेट्स मेरिट में आएंगे उनको स्टेज 2 यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट 1:3, मतलब 3 कैंडिडेट पे 1 कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, ठीक है। लैब अटेंडेंट की बात करूँ तो 120 मार्क्स का ये एग्जाम होना है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, ये आएगा आपका टोटल 2.5 घंटे का ये एग्जाम होना है। इसके बाद कुछ नहीं, बस यही होगा। मार्किंग स्कीम, 1 मार्क्स सेल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 सेल बी डिडक्टेड फॉर। अच्छा, मार्किंग स्कीम की बात करें, अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा, अगर गलत होता है आंसर तो 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। और अगर आप अनआंसर्ड करते हैं तो कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा, ठीक है कैंडिडेट्स। चलिए, इम्पोर्टेंट यहाँ पे वही दिया गया है, इम्पोर्टेंट नोट फॉर MCQ। यहाँ पे ये कहा गया है कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, 4 क्वेश्चन में से कोई एक ऑप्शन ही ठीक होगा। अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज़ करता है तो उसके आंसर को रॉन्ग माना जाएगा और 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे, ठीक है। और अगर आंसर सही है तो उसको 1 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा, दिया जाएगा। डिटेल्ड ऑफ स्कैंड इमेज ऑफ OMR आंसर शीट एंड आंसर की यहाँ पे दी गई है, ठीक है। चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस डिटेल्स ऑफ द सिलेबस फॉर ईच पोस्ट आर गिवन ऑन द वेबसाइट। आप इस वेबसाइट के emrs.tribal.gov.in के ऊपर जाकर के आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि एडमिट कार्ड जो है वो आपका वेबसाइट के ऊपर इशू किया जाएगा। जब भी आ जाएगा आप रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहें, ईमेल को चेक करते रहें, SMS देखते रहें, आपको जब एडमिट कार्ड आएंगे आपको पता लग जाएगा। और हम भी वीडियो बना करके यहाँ चैनल पे डाल देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट द एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंट बाय द पोस्ट। और इस बात का ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड जो है वो पोस्ट के थ्रू पोस्ट नहीं किया जाएगा किसी भी केस में। इन नो केस द डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ऑफ EMRS वुड बी इश्यूड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा कि एडमिट कार्ड डुप्लीकेट आपको सेंटर पे मिलेगा, नहीं, ठीक है। ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, कब से कब डाउनलोड कर सकते हैं, अभी इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले फॉर्म भरे जाएंगे फिर उसके बाद कुछ होगा, ठीक है। ये भी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुँचना है, कोविड गाइडलाइंस को फॉलोअप करना है, अपना क्या क्या सामान लेके जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे सारी डिस्कस की गई हैं। रफ वर्क के लिए ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क्स डन ओनली इन द रफ शीट प्रोवाइडेड एट द टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर पे जो रफ शीट्स आपको दी जाएगी उन्हीं में आपको सारा रफ वर्क करना है। एग्जामिनेशन रूम के अंदर मिलेगी, आपको अलग से कुछ भी लेकर नहीं जाना है, ठीक है। हैंड ओवर करके आना है, उसको वहीं छोड़ के आना है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की गई है। एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 50 है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST के लिए SC ST OBC के लिए एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे जो भी उनके प्रोविज़न के तहत है यहाँ पे दिया गया है। EMRS के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो एकेडमिक में मास्टर्स डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, B.Ed उसके पास मैंडेटरी है।
एक्सपीरियंस कम से कम उसके पास 12 साल का पीजीटी टीजीटी एज ए वाइस प्रिंसिपल उसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद मिनिमम 4 ईयर्स एज पीजीटी एट द अबव, मिनिमम 4 ईयर्स, ठीक है। और मैक्सिमम पर्सन हैविंग 12 ईयर्स ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस, चाहे वो टीजीटी रहा हो फिर पीजीटी रहा हो, इसका कंबाइंड मिला के पूरा 12 साल का, और मिनिमम पीजीटी 4 साल रहा हो तो वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल में वर्क करने के लिए फुल्ली कैपेबल होना चाहिए, इंग्लिश में प्रोफिशिएंस, हिंदी रीजनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। पीसीटी के लिए बात की जाए तो 40 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 40, और एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एससी एसटी ओबीसी के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है वो यहाँ पर मिलेगा। और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वो उसमें उसने मास्टर डिग्री कर रखी हो, बीएड कर रखा हो। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट मोर देन सब्जेक्ट मैंशनड अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। अगर एक से ज़्यादा कोर्सेज में उसने एलिजिबल कर रखा है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर्स डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में उसका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से है, बीएड डिग्री भी उसके पास होना चाहिए। पीजीटी में वही 40 से ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उस एससी एसटी ओबीसी को जो भी एज रिलैक्सेशन का प्रोविज़न है वो आपको उनको मिलेगा। एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड है, एमई एमटेक उसने कर रखा हो, ठीक है। और यहाँ पे किसी बीएड की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर अकाउंटेंट की बात करें तो उसने डिग्री ऑफ कॉमर्स ले रखा हो, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट से जीएससी की बात करें तो उसने 12th +2 कर रखा हो, ठीक है। +2 सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, और 35 वर्ड्स पर मिनट उसकी इंग्लिश की टाइपिंग, और हिंदी में एक बात आती है तो 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए उसने 10th पास कर रखा हो विद लेबोरेटरी टेक्निक में सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो उसके पास, या फिर 12th उसने साइंस स्ट्रीम से कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मैक्सिमम 30 साल की एज होनी चाहिए जेएसए और लैब अटेंडेंट के लिए। चलिए यहाँ पे ये भी कुछ नोट पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, इनको देख लेंगे। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी यहाँ पे दे दी भाई, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, कैंडिडेट विद 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 साल का, जो कैंडिडेट पहले से एक्स सर्विस मैन है, जो कंटिन्यूएशन में है, सर्विस में है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के डोमोसाइल्ड है उनको 5 साल का, विमेन के लिए 10 साल का पीजीटी अगर वो पीसीटी के लिए अप्लाई करती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। जिनको डिसेबिलिटी है कर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है, तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या प्रावधान है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। दोस्तों जो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म या इस रिक्रूटमेंट इस वैकेंसी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हमने एलिजिबिलिटी की बात हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जामिनेशन फीस, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए हैं, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करना है तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। कैंडिडेट्स फॉर्म कैसे फिल करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, 1-2 दिन में मैं आपके लिए वो वाला वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बड़ा हो जाता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते ईएमआरएस के बारे में, ठीक है। और बहुत बढ़िया है ना, जिन लोगों को बाहर घूमना है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और डेफिनेटली हमें तो पढ़ाना है, पहले सिलेक्शन लेना है, कहीं भी हो जाए तो हमें जाना है। और बहुत अच्छा मौका है पीजीटी यहाँ पे सेलेक्ट होने का, ग्रेड पे में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए क्लियर होगा, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और उन कैंडिडेट से स्पेशल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जो कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है कैंडिडेट्स। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं रोकते हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। उम्मीद है कि टाइम से पहले, लास्ट डेट के क्लोज होने से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करेंगे वो बहुत करेक्ट करें, क्योंकि उसके लिए आप खुद अपने रिस्क पे भरें, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके कैंडिडेट्स, ऑल द बेस्ट, होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर अपने डाउट पूछें। थैंक यू।